यूरिक एसिड जैसे कि उसका नाम इंडिकेट करता है, ये ऐसी चीज़ है जो कि एसोसिएटेड है यूरिन, पेशाब और उसकी एक्सक्रीशन से। यानी जब हमारे पास पेशाब एक्सक्रीट होता है उसका एक बड़ा मेजर कंपोनेंट यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड हमारे पास बॉडी के तकरीबन सारे टिश्यूज़ में भी प्रेजेंट होता है, और जो हम डिफरेंट ग़िज़ाएँ लेते हैं, ख़ासतौर पर जो हम रेड मीट लेते हैं, हम फैटी फिश लेते हैं, उनमें भी हमारे पास प्रेजेंट होता है। अब जब बॉडी में खाने की तोड़ फोड़ होती है, ये ब्लड में डाइल्यूट होता है, तो किडनीज़ का काम होता है इसको एक्सक्रीट करना। इसके बॉडी में एक नॉर्मल मिकदार होती है जो कि ज़्यादातर मर्दों में 3 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, ख़वातीन में 2.5 to 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, और बच्चों में 2 to 5.5 2 से 5.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर ये यूरिक एसिड की मिकदार आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो इस मेडिकल कंडीशन को आप हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। और ये हाइपर यूरिसीमिया फिर आगे, जिसको गाउट बड़ी फेमस डिजीज़ है, अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए उसको गाउट कहा जाता है। अब ये गाउट हाइपर यूरिसीमिया होता क्यों है? या तो आपके पास यूरिक एसिड बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये बॉडी में सब टिश्यूज़ में प्रेजेंट है, और हम डिफरेंट ग़िज़ाओं से भी लेते हैं, यानी आप वो ग़िज़ाएँ ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं जिनमें यूरिक एसिड ज़्यादा है। या तो आपकी बॉडी में ये नॉर्मल अमाउंट में बन रहा है और आप ग़िज़ाओं में भी नॉर्मल अमाउंट में ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसने आपके गुर्दों में से एक्सक्रीट होना है पेशाब के थ्रू, तो कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि गुर्दे जो है वो इसको कम एक्सक्रीट कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग हमारे पास कुछ ऐसी मेडिकेशंस पे भी होते हैं, जैसे जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं वो एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स लेते हैं जिनको आप डायूरेटिक मेडिकेशंस कहते हैं। डायूरेटिक का मतलब है वो दवाइयाँ जिनके लेने से ब्लड प्रेशर नीचे होता है। कैसे? पेशाब ज़्यादा आने की वजह से। पेशाब जब ज़्यादा आता है तो उसकी वजह से सॉल्ट, सोडियम ज़्यादा एक्सक्रीट होता है, उसकी वजह से आपके पास जो है वो ब्लड प्रेशर कम होता है। जो लोग ज़्यादा डायूरेटिक मेडिकेशंस लेते हैं उनमें भी कभी कभी यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा जो लोग स्टीरॉइड्स पर होते हैं, जो कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं, आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा डाउन कर देती है, उन लोगों में भी यूरिक एसिड का प्रॉब्लम पाया जाता है। थायराइड के कुछ पेशेंट्स में भी यूरिक एसिड का प्रॉब्लम पाया जाता है। और हमारे पास एक स्किन डिजीज़ होता है जो रैशेस से और आपके इम्यूनिटी डिसऑर्डर से एसोसिएटेड होता है, जिसको आप सोरियासिस कहते हैं, उनमें भी आपके पास यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब इसके जो कॉजेज हैं वो बहुत ज़्यादा मल्टीफैक्टोरियल हो सकते हैं। पेन का ओरिजिन है वो मसल ओरिजिन है या बोन ओरिजिन है वो पता होना चाहिए। इनके केस में ज़्यादा जो अंदाज़ा हो रहा है वो मसल ओरिजिन, जिसको आप मायल्जियास कहते हैं, वो हो रहा है। और अगर न्यूट्रिशनल उससे बात की जाए तो जो मायल्जियास होता है वो आपके पास मल्टीविटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसमें आपने उन सारी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है जो बॉडी में आपके पास इन्फ्लेमेशन कम करती हैं, जिस तरह हम बात कर चुके हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई जिन ग़िज़ाओं में होता है, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फैटी फिश का आप इस्तेमाल करें, आप नट्स का इस्तेमाल करें, आप सीड्स का इस्तेमाल करें, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें और फलों का इस्तेमाल करें, ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम लेकर आएगा। यूरिक एसिड एक तो मैं बता दूं कि ये मेल में, आदमियों में ज़्यादा कॉमन होता है। और यूरिक एसिड की अलामात आपके पास, अगर आपको सबसे पहले जो ज़्यादातर सिम्टम होता है ना, वो जो अंगूठे की हड्डी होती है उसकी सबसे पहले स्वेलिंग होती है, यानी जो आपका बिग टो होता है फुट का। अगर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता फिर स्वेलिंग जो है वो प्रोग्रेस करती जाती है, स्वेलिंग भी होती है, इन्फ्लेमेशन भी होती है, पेन भी होता है। और ज़्यादातर जो एरिया होता है ना स्मॉल जॉइंट्स का, उंगली का, आपके रिस्ट का, एल्बोज का, नीज का, उस पर रेडनेस भी होती है, उस एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ये इंडिकेशन होती है कि आपके पास जो यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन है वो हो रही है। अब क्योंकि ये यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन 2 जगहों पे होती है, या तो ये आपकी किडनीज में होती है या ये आपकी जॉइंट्स में होती है, तो साथ पेशाब में बर्निंग, यानी आपके पास यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई के सिम्टम्स को भी ये थोड़ा बहुत उससे भी मुशाबत होती है, उसको भी मिमिक करता है। तो अगर पेशाब करते दर्द भी हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम भी हो रहा है, आपको स्मॉल जॉइंट्स की स्वेलिंग भी हो रही है, पेन भी हो रहा है, और अल्टीमेटली अगर ये प्रॉब्लम बहुत देर तक रहता है और आप इसको इग्नोर करते हैं तो स्किन के नीचे लम्प्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिनको आप मेडिकली टोफाई कहते हैं। तो वो कंफर्म्ड इंडिकेशन है कि आपके पास यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। डोंट्स मैं बताना चाहूँगी, सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड आपके पास जिन चीज़ों में ज़्यादा होते हैं वो होती है आपके पास ऑर्गन मीट। ऑर्गन मीट का मतलब है जैसे आपके पास लिवर हो गया, गुर्दा हो गया, इन वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। आपके पास जो रेड मीट होता है, जो बीफ और लैम्ब होता है, उसको आप अवॉइड करें, और वो खाने जिनका सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है उनको अवॉइड करें, जिसमें आपके पास सारे ये प्रोसेस फूड और जंक फूड आइटम्स, निमको वगैरह, बर्गर आ जाते हैं। उसकी ये रीज़न है कि जब आप वो खाने लेते हैं जिनमें सॉल्ट ज़्यादा होता है, अब सॉल्ट का क्या काम होता है? सॉल्ट बॉडी में पानी को रोकता है। जब सॉल्ट बॉडी में पानी को रोकेगा। एक और चीज़ बताइएगा, वो ये कि हम इतनी डिटेल में अभी नहीं जा रहे, हमें कोलेस्ट्रॉल पे भी आना है। मुझे ये बताइएगा कि कहते हैं ना कि टमाटर के बीज नहीं इस्तेमाल करें जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो,
जी जी, टमाटर भी इस्तेमाल करें और टमाटर के बीज भी इस्तेमाल करें, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने एपिसोड किया था हाइड्रेटिंग फूड्स पे, क्योंकि यूरिक एसिड में जो हमारा गोल ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो ये होता है कि बॉडी से पेशाब की एक्सक्रीशन इंक्रीज करनी है, तो आपने हाइड्रेटिंग फूड्स ज़्यादा लेने होते हैं। तो हाइड्रेटिंग फूड्स में आपके पास टमाटर आ जाते हैं जिसमें 90 to 94% वाटर। एक और मिसकंसेप्शन प्लीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, नींबू का इस्तेमाल यूरिक एसिड के पेशेंट्स नहीं करते, प्लीज़ करें। नींबू तेजाबियत कम करने के लिए इस प्लैनेट पर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आपके पास फ्रूट कह लें, सब्जी कह लें, जो भी है, नींबू को प्लीज़ पानी में निचोड़ें, और जिनको यूरिक एसिड का इशू है प्लीज़ वो उसको लें। इसके अलावा नट्स का इस्तेमाल भी करें, और शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल यूरिक एसिड के पेशेंट्स मत करें। जितने भी कार्बोनेटेड और शुगरी ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं उसमें यूरिक एसिड का कंटेंट ज़्यादा होता है। और सब्जियों में 3 चीज़ों का इस्तेमाल बड़ी ज़बरदस्त सब्जी आ गई हैं, गोभी, पालक और मटर मत इस्तेमाल करें सब्जियों में। जो कोलेस्ट्रॉल का हाई होना है वो मेजॉरिटी केसेस में ओबेसिटी, मोटापे, वजन के बढ़ने के साथ एसोसिएटेड होता है। जिस तरह डॉक्टर खुरम साहब ने कहा, आपके पास एलडीएल और एचडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल है। बॉडी में हमारे पास एलडीएल और एचडीएल का एक रेशो होता है, एक मिकदार होती है। इसके अगर आप बायोकेमिकली लैब टेस्ट करा लें, आप अपना एलडीएल एचडीएल रेशो निकलवा लें, तो आपको बड़ा ईजी पता लग जाता है। अगर आपका एलडीएल हाई हुआ, इसका मतलब है आपका बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और आपको इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अब आपके पास कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए टारगेट क्या होना चाहिए? सबसे पहले डाइट में फाइबर ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपके पास ऑर्गन मीट और रेड मीट में ज़्यादा होता है, तो आपने वेजिटेबल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन से अपने प्रोटीन की ज़रूरत पूरी करनी है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। और तीसरा, आपने बॉडी में गुड फैट्स लेने हैं ताकि आपके इन्फ्लेमेशन और एलडीएल कम हो। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके दिन का जो फाइबर का कंटेंट है वो 25 से 30 ग्राम हो। कोशिश करें कि अपने नाश्ते की जो शुरुआत है वो ओट मील से करें, और उसमें आप फाइबर का पंच एक्स्ट्रा फाइबर डाल सकते हैं। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो उसमें आप केला डालें, और अगर आप डायबिटिक है तो आप उसमें स्ट्रॉबेरीज डालें। तो आप दिन के शुरू में ही 10 ग्राम आप फाइबर ले लेते हैं, और फाइबर कोलेस्ट्रॉल को नीचे लेके जाता है। नट्स में खासतौर पे 2 चीज़ों का इस्तेमाल करें, एक अखरोट और एक पिस्ता। अखरोट और पिस्ता में आपके पास नेचुरल स्टीरॉल्स होते हैं। नेचुरल स्टीरॉल जो होता है वो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती, उसने एक्सक्रीट होना होता है। इसके अलावा इसमें आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि गुड फैट को ऊपर लेके जाते हैं, बैड फैट को नीचे लेके जाते हैं, और ये एक्सीलेंट सोर्स ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन है। क्योंकि जिनको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है उन्होंने एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन जो है, जो रेड मीट है, उसको अवॉइड करना है। फलों में किन चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें? सेब का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अंगूर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, नाशपाती का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इन तीनों में आपके पास एक सॉल्युबल फाइबर होता है जिसको पेक्टिन कहते हैं, जो कि आपके पास जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको नीचे लेके जाता है। गार्लिक का इस्तेमाल, लहसुन का प्लीज़ बहुत ज़्यादा करें। लहसुन में आपके पास एक कंपाउंड होता है एलिसिन। एलिसिन स्पेशली आपके पास एलडीएल लेवल्स कम करते हैं, और जो कोलेस्ट्रॉल ने डिजीज स्टार्ट करना होता है ना ब्लड वेसल्स में जमा होने का, उस प्रोसेस को वो आपके पास होने नहीं देता। अपनी डाइट में ग्रीन टी का भी इस्तेमाल करें, अपनी डाइट में आप हल्दी का भी इस्तेमाल करें, और अपनी डाइट में आप फैटी फिश का इस्तेमाल करें। लेकिन जिन लोगों को, क्योंकि हर तरह की ऑडियंस प्रोग्राम देखती है, जिन लोगों को क्रैब्स या लॉबस्टर्स खाने का शौक है, मैं क्लियर कर दूं, क्रैब्स और लॉबस्टर्स कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। 3 आउंस ऑफ शेलफिश आपके पास, उसमें 61 मिलीग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है, तो प्लीज़ उसको मत लें। मीठे को अवॉइड करें। एक स्कूप ऑफ आइसक्रीम में आपके पास 10 डोनट से भी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, और काइंडली आइसक्रीम्स और शुगरी ड्रिंक्स इनको अवॉइड करें। मफिन्स को अवॉइड करें, एक मफिन आपको 8 ग्राम ऑफ शुगर दे सकता है। और बर्गर्स को अवॉइड करें, एक बर्गर में आपके पास 85 मिलीग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है, और डबल बीफ पैटी बर्गर आप लेते हैं उसमें आपके पास 175 मिलीग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है। तो क्रीम चीज़ प्लीज़ उसको अवॉइड करें। बड़े मज़े से आप केक खाते हैं, 1 आउंस ऑफ क्रीम चीज़ में आपके पास 27 मिलीग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है। फ्राइड चिकन को अवॉइड करें, उसमें बर्गर से भी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। फ्राइड फैट्स को अवॉइड करें। सिर्फ एक तले हुए आलू में आपके पास 17 ग्राम ऑफ फैट होता है। तो ये थोड़ी सी एग्जाम्पल्स हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो आपके पास ऑलिव ऑयल है वो बेस्ट है। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है उसको फ्राइंग के लिए यूज़ मत करें, वो आप अपने सैलड्स की ड्रेसिंग के लिए या हल्का सा पैन फ्राई के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल आपके पास रिफाइंड कुकिंग ऑयल फ्राई करने की क्वालिटी में भी अवेलेबल होता है। ऑलिव ऑयल में आपके पास एक ग्रुप ऑफ फैटी एसिड्स होता है, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत टेक्निकल हो जाएगा, वो आपके पास बैड फैट को कम करता है। और ऑलिव ऑयल में आपके पास विटामिन ई होता है जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है और आपकी इम्यूनिटी को तेज़ भी करता है। तो कोशिश करें कि अव्वल तो फ्राइड फूड अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर आपने तलना है तो प्लीज़ ऑलिव ऑयल का इंतखाब करें। और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दालों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दालों का इस्तेमाल 2007 में एक बड़ी अच्छी रिसर्च हुई थी कि वो लोग जो डेली 12 ग्राम्स ऑफ दाल, कोई भी दाल कंज्यूम करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ
ऑफ 12 वीक्स यानी 3 महीनों में उनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो 12% तक नीचे आया है। प्लीज़ नट्स का इस्तेमाल भी डेली करें। ये भी रिसर्चेस कहती हैं कि अगर आप 35 to 40 मिलीग्राम ऑफ नट्स डेली खाते हैं तो 5% तक आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो नीचे आ सकता है। और एक और बात, प्लीज़ मार्जरीन को अच्छे बटर से कंफ्यूज मत करें। हालांकि ये कहा जाता है कि मार्जरीन में आपके पास अच्छे फैट्स यानी अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, लेकिन नहीं, जो आपके पास हार्ड स्टिक मार्जरीन होता है उसमें आपके पास ट्रांस फैट्स होते हैं और वो बटर से भी बुरा है, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वर्जिश प्लीज़ ज़रूर करें। आपके पास बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को जिन प्रोटीन्स ने ब्लड वेसल से, ब्लड की शरियानों से लेकर जाना है, उन प्रोटीन्स को एक्सरसाइज बड़ा और फ्लफी कर देती है। वो ब्लड वेसल्स के साथ चिपकती नहीं है, क्लॉट नहीं बनाती, आपको ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक का प्रॉब्लम नहीं होने देती। तो प्लीज़ एक्सरसाइज ज़रूर करें, और एक्सरसाइज आपके हार्मोनल लेवल्स भी रेगुलेटेड रखती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता नहीं है।